गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के जो सेशन में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का प्रीवियस ईयर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लिए। तो ये 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपी टेट का। यूपी टेट आपका आने वाला है और उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी लेकर आऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है जो 2011 में आ चुका है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से। डिस्लेक्सिया संबंधित है ऑप्शन नंबर ए मानसिक विकार से, ऑप्शन नंबर बी गणितीय विकार से, ऑप्शन नंबर सी पठन विकार से, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिक विकार से। तो जो डिस्लेक्सिया है ये जो है वो पठन विकार से संबंधित होती है, पढ़ने से संबंधित होती है। डिस्लेक्सिया एक पठन संबंधी विकार होता है जिसमें बालकों को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है तथा उनका अधिगम बाधित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। देखिए विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिए ताकि अपनी आवश्यकताओं एवं जरूरतों की पूर्ति के साथ साथ वे सामान्य बच्चों की क्रियाकलापों से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए उनको दूसरे बच्चों के सामान्य बच्चों के साथ उनको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अधिगम के प्रक्रम में अवप्रेरणा मोटिवेशन पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, ऑप्शन नंबर बी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभाजित करता है, ऑप्शन नंबर सी है एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन नंबर डी है नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अवप्रेरणा क्या चीज़ है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। देखिए अधिगम प्रक्रिया में अवप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अवप्रेरणा के माध्यम से सीखने वाले में अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न किया जा सकता है जो कि अधिगम को प्रभावी बनाता है। इसलिए अधिगम की प्रक्रिया में रोचकता बढ़ाने के लिए अवप्रेरणा का प्रयोग करना चाहिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ऑप्शन नंबर ए निम्न स्तर के कार्यों के लिए माफ़ करना उचित है, उसके दैनिक कार्यों में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों कक्षा में सामान्य बच्चों से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो की सीडी के जरिए उसको सहायता करनी चाहिए, और डी ऑप्शन है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए विशेष बच्चे हैं तो कक्षा में सामान्य बच्चों से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, श्यामपट्टिक को शिक्षण सामग्री के रूप में समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए श्रव्य साधन, ऑप्शन नंबर बी दृश्य साधन, ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें श्यामपट्ट पूछा गया है, ब्लैक बोर्ड पूछा गया है। तो ब्लैक बोर्ड जो है हमारा वो केवल दृश्य साधन है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री में केवल दृश्य साधन के रूप में ही देखा जाता है, उसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्ट पर लिखना,
ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं श्यामपट्ट कौशल, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ऑप्शन नंबर 1 कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, ऑप्शन नंबर बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी के प्रश्न पूछने पर उसकी उत्सुकता को शांत करने के लिए शिक्षक को उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए और छात्र को विषय को संबंधी सार्थक प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर ए टीपी नन ने, ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉबेल ने, ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेसरी ने। तो किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी फ्रोबेल ने। देखिए किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल ही माने जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। अगर आप टीचर हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, सभी यूपी टेट पास करके टीचर ही बनेंगे, तो एक अभिभावक हैं वो आपसे विद्यालय में कभी मिलने नहीं आते, तो आप क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, आपको भी नहीं लिखेंगे, दंड तो दे ही नहीं सकते। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल ने यदि छात्र अभिभावक विद्यालय में किसी कारण वश शिक्षक से मिलने नहीं आता तो शिक्षक को चाहिए कि वह अभिभावक से मिलने के लिए उसके घर जाए और छात्रों से संबंधित समस्याओं पर अभिभावक से वार्तालाप करे। तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ऑप्शन नंबर ए बहुत तरीके से बच्चों को प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, बी ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी है बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है, ऑप्शन नंबर डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण ही मान्यता है कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रमाणीकृत पठन आएगा, प्रशिक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने के लिए अनुमति देना, ऑप्शन नंबर सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा में विशेष बच्चों की किसी भी तरीके से अच्छा करें, ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण में आने वाले सामान्य प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो 12 नंबर का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, असंगठित घर में आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, ऑप्शन नंबर ए सुनिर्मित पाठ में, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र अध्ययन में, ऑप्शन नंबर सी नियोजित निर्देशन में, ऑप्शन नंबर डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। ये असंगठित घर से आने वाला बच्चा है तो सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जब उसको स्वतंत्र अध्ययन के लिए छोड़ देंगे तो सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव तभी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे वह बुद्धिमान है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में बुद्धिमान है तो उसको आप क्या करेंगे? तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे वह अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरीके से अनुप्रेरित करेंगे। उसके बाद ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत और डी गलत, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसे उसके अधिक प्रगति के अनुसार उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगर छात्र बुद्धिमान है तो उसे अधिगम को उसको सही दिशा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर ए उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, ऑप्शन नंबर बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी है उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अवश्य अध्ययन करे, उन्हें करे नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, सोचना नहीं आएगा, सोचना आएगा, सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए प्रणेद संवेदन प्रणोद अवस्था, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संज्ञान अवस्था, ऑप्शन नंबर सी आएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और जो प्याजे ने मूर्त क्रियात्मक अवस्था की जो अवधि दी थी वो दी थी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और ये किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है 7 से 11 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ सोचना आ गया ना, सोचना तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, अमूर्त सोच तार्किक सोच वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एरिक एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्टिंगर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पियाजे द्वारा। ये सभी को पता है कि 4 बौद्धिक स्तर पियाजे ने ही दिए थे। पहली अवस्था दी थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संज्ञान अवस्था, तीसरी मूल संज्ञान अवस्था और चौथी आई थी औपचारिक संज्ञान अवस्था। देखिए 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15, ये सभी जो स्टेज दी थी बौद्धिक की वो दी थी हमारे पियाजे द्वारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए निषेधात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी अग्र सक्रिय होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी संवेदनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उदासीन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए खेल के मैदान में, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन नंबर सी ऑडिटोरियम में, ऑप्शन नंबर डी गृह में। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित करेंगे तो इसको उसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को मापने और परिभाषित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा प्रणाली जो है वो स्कूल और विद्यालय में ही कक्षा में दी जाती है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डैश को अनुप्रेरित शिक्षक के
एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा में अधिगम उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में पूर्ण निरस्तता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना। शिक्षण प्रभावशाली और सजीव तब होता है जब कक्षा समय समय पर शिक्षक छात्र वार्तालाप हो और छात्रों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा हो, तभी यही प्रभावी होगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए निम्न के लिए एक शिक्षक को उचित है? ऑप्शन नंबर ए श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन नंबर बी चर्चा करना, ऑप्शन नंबर सी कहानी कहना, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पूछना। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। देखिए, कक्षा में छात्रों को रुचि और उत्सुकता बढ़ाए रखने के लिए सबसे आवश्यक कार्य होता है उसके छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछें, और जिससे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहते हैं, जिसे आपने टीचिंग में माइक्रो टीचिंग बनाया होगा प्रस्तावना प्रश्न, और उसके लिए ही प्रश्न कौशल होना अनिवार्य है। तो इसलिए प्रश्न पूछना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। श्यामपट्ट का प्रयोग बाद में करते हैं, चर्चा भी बाद में, कहानी बाद में, पहले उससे प्रश्न पूछेंगे उसके पूर्व ज्ञान से आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन नंबर सी ये है यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन नंबर डी है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा खेलने से उनका शारीरिक विकास संतुलित रूप से होता है, और खेलने से छात्रों में सहभागिता एवं नेतृत्व की क्षमता और समायोजन जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, परिवार एक साधन है? ऑप्शन नंबर ए अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी गैर औपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन नंबर डी दूरस्थ शिक्षा का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय होता है, और माता पिता को ही बालक का प्रारंभिक शिक्षक माना जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान अनौपचारिक होता है, और इसी से ज्ञान से बालक में सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास होता है। सबसे बच्चा पहले घर से ही सीखता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, ऑप्शन नंबर ये आदर्श रूप में बर्ताव करके, ऑप्शन नंबर डी उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। अगर आप शिक्षक हो तो बच्चों में सामाजिक मूल्य कैसे विकसित करेंगे? तो 24 का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप में बर्ताव करके। देखिए, व्यक्तियों के बारे में बोलकर आप असेंबली में ये महान व्यक्ति के बारे में कितने ही बोल लीजिए, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके डिसिप्लिन लाएंगे आप पूरी क्लास में, अच्छे से रहना है। ज़्यादा डिसिप्लिन भी हानिकारक भी होता है भाई। तो सी ऑप्शन आदर्श। अगर आप देखिए, बच्चा जो है वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है, तो सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। इसमें शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करेगा और उसके आचरण को अपनाकर छात्रों में सामाजिक नैतिक मूल्यों का विकास करेगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उन्हें अच्छी अच्छी कहानी सुना दीजिए, नहीं, इसे भी नहीं होगा। तो क्या उसे आदर्श रूप में उस बर्ताव करेंगे तो वो उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में समयानुवर्ती होना, ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की घटना को दूर करना, ऑप्शन नंबर डी है एक सुवक्ता होना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की घटनाएं नहीं आएगा, ये कठिनाई आएगा। कठिनाइयों को दूर करना, उसकी कठिनाइयों को
उसकी कठिनाइयों को दूर करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लेंगे? अगर एक बच्चा आपकी क्लास में अति सक्रिय है तो उसको कौन सी दिशा कैसे ले जाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उसे कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन नंबर, उसे कक्षा में कोने में बैठने के लिए जगह निश्चित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है उसे शाम पर टादे साफ करने को काम देंगे। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपकी कक्षा में कोई भी अति सक्रिय बालक है तो उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। यही ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नहीं, इसे ये ऑप्शन नहीं आएगा इसका। पहली पंक्ति में बैठाना गलत माना जाएगा। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ये ऐसे ही करते हैं क्लास में, पर ये अति सक्रिय बालक है, उसे कक्षा कोने में जाने, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसे शाम पट आदि का साफ करने का काम देंगे, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन पे जाएंगे इसमें 26 का। एक बार आप भी देखिएगा इसको। अति सक्रिय बालक है तो डी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति में बैठाएंगे, कड़ी नज़र रखेंगे, तो कड़ी नज़र एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये नहीं आएगा इसमें। तो कक्षा में कोने में बैठा देंगे, जगह निश्चित करेंगे, ये भी गलत है। इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। इसमें डी ऑप्शन आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी उनमें समकक्षों की आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी है दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर डी है उनके सहोदरों की आवृत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। देखिए, बच्चे जिस परिवेश में आते हैं उन पर उनके परिवेश का सीधा असर पड़ता है और अभिभावकों के गुणों का स्थानांतरण उनमें होता है तथा उसी के अनुसार उनमें आदतों और वृत्तियों का विकास होता है। इससे परिवार एवं अभिभावक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ऑप्शन नंबर ए उन्हें अपनी विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित करने में बैठने के लिए बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी ऐसे बालक विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपकी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बालक हैं तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे कि हम उसको कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों को ग्रहण करने की इनकार करेंगे, ये भी गलत आएगा। ऑप्शन चिन्हित बैठाएंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिससे विद्यार्थी सीख सकें। शिक्षक द्वारा सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, परंतु शिक्षक के लिए आवश्यक है कि जो भिन्न भिन्न बौद्धिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों को तकनीकी कौशल सीखना। तो हमें टेक्निक सीखनी चाहिए कि कैसे हम मंदबुद्धि बालकों को भी पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। ऑप्शन नंबर बी है उनके अधिकारियों के उच्च स्तर के संपर्क होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को उन सभी शैक्षिक गुणों और कौशलों से परिपूर्ण होना चाहिए जिससे वो शिक्षण कार्य को सुगम रूप से चलाता हो और छात्रों की समस्याओं के समाधान के रूप में पूर्ण ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका अंतिम प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी कक्षा शिक्षण में, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए संवेगात्मक समायोजन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में कक्षा शिक्षण में अनुशासन जैसे गुणों के लिए उत्पन्न होता है और बालक कक्षा के समाज में उचित समायोजन कर लेता है, उनमें सामाजिक गुणों का विकास संभव होता है। तो देखिए बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होगा उनके व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सभी में होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का जी आपका अंतिम प्रश्न था, आपकी स्लाइड यहाँ समाप्त होती है। आगे और यूपी टेट, बीएड द्वितीय वर्षीय, आगे मैं प्रथम वर्ष की भी स्लाइड लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। आगे बढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।